phase 3 of Mission Shakti program has been initiated today at Indira Gandhi Pratishthan with the address of Honorable Her Excellency Chancellor of Dr. Bhimrao Ambedkar University and also of University of Lucknow, Honorable Governor Madam and Honorable Chief Minister Sahab, and also with the august presence of Honorable Finance Minister of Government of India. तो ये third phase of Mission Shakti has just begun. हमारे विश्वविद्यालय में Director Institute of Home Sciences, Madam shall be the nodal person and she will be coordinating such activities. I would request Madam to hold such program in all the departments of the university and also in all the colleges that are there with Dr. Bhimrao Ambedkar University, Agra. इसके लिए Madam, you may need to build a team. एक आपको टीम बनाने की आवश्यकता होगी जो अलग अलग जिलों के हिसाब से भी आप बना सकती हैं और अलग अलग विभागों की आपको कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा. I would want the active participation from most of our students or Professor Brijesh Rawat, our Dean Student Welfare. He would be coordinating this whole activity and would be looking after the active participation from the students. Students have also been secluded because of COVID, so this acts as an opportunity for them to actually come forward. A lot of activities may take shape in this regard. Like for example, अगर कोई विभाग मान लीजिए जूडो कराटे की ट्रेनिंग करा रहा है, कोई कुछ कल्चरल एक्टिविटी करा रहा है, कोई फीमेल इश्यूज के ऊपर कोई स्किट कर रहा है, कोई इसमें क्रिएटिव बच्चों के क्रिएटिव साइकी को एड्रेस कर रहा है. सो लॉट ऑफ सच एस्पेक्ट्स मे बी लीवरेज्ड एंड कैपिटलाइज्ड अपॉन. एंड आई वुड वांट कि यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जो भी प्रोग्राम आ रहे हैं वो सारे के सारे प्रोग्राम प्लेस हो जाएं पहले से कि किस दिन कौन सा प्रोग्राम है. यूनिवर्सिटी का एक यूट्यूब चैनल शुरू कर दीजिए अभी और उस पर आप चाहें तो इन प्रोग्राम्स को सब्सिक्वेंटली इसकी रिकॉर्डिंग करके डाल सकते हैं. अभी तो छोटे छोटे बच्चे, मेरी 6 साल की बेटी है, वो भी अपना वीडियो बनाती है और अभी उसको मेरे पीछे पड़ी है कि मेरा यूट्यूब चैनल बनवाओ. तो अब सब बच्चे खुद ही इक्विप्ड होंगे कि वो अपना बना सकें, उसका वीडियो बना सकें और यूनिवर्सिटी के यूट्यूब चैनल पे डालिए. कॉलेजेस से पर डे की मंगवाइए उनके एक्टिविटी के यूट्यूब चैनल्स, मतलब वीडियोस, और उसको भी डालिए एक अलग लिंक बना के, so that a lot of people may be roped into, वो इस पूरी प्रक्रिया का के भागीदार बन सके और इसमें कंट्रीब्यूट कर सकें. तो ये एक मेरा सुझाव होगा. बाकी आप जैसे कहेंगे, जिस कार्यक्रम में कहेंगे मैं आने को तैयार हूँ. आप जैसे कहेंगे उस तरह से इस प्रोग्राम को हमको सफल बनाना है. उसमें हमारे टीचर्स, हमारे स्टूडेंट्स, स्पेशली फीमेल टीचर्स एंड फीमेल स्टूडेंट्स, वी वुड वांट कि उनका एक्टिव कंट्रीब्यूशन हो और एक्टिव पार्टिसिपेशन हो. और गवर्नमेंट जिस इंटेंट के साथ इस प्रोग्राम को करना चाहती है उस पूरे प्रोग्राम अपने पर्पस को सर्व करे. दिस इज व्हाट my serious wishes are, and this is what we all would be gearing up for the larger attainment. So with this, thank you very much for providing me an opportunity to talk to you all. And Madam, if you are going to say something. Yes, sir. Thank you very much, sir, for your coming here. सबसे पहले तो ये कि मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि हमारे जो महिला और कल्याण केंद्र जो हमने बनाया है उसमें कई तरह की एक्टिविटीज जो की जा रही है, उसमें हमने वीडियोस भी बनाए हैं और वो भी हम जो यूट्यूब अपना बनाने जा रहे हैं अपने ही स्टाफ मेंबर के साथ हमने प्लान किया है कि हम यूट्यूब चैनल बना के उसके ऊपर ये जो भी हमारे वीडियो या जो रिकॉर्डिंग्स है उनको हम डालें. और इसमें गृह विज्ञान संस्थान की सभी
सभी जो हमारे सदस्य हैं वो इसमें पूरी तरह से सहयोग कर रहे हैं। और अब आपका जब ये मार्गदर्शन हमें मिल रहा है, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि हम आपको एश्योर भी कर सकते हैं कि हम अपना काम जो है और भी आगे अच्छी तरह से कर सकेंगे। थैंक यू वेरी मच सर फॉर योर इंस्पिरेशन। और मैं थोड़ा सा इसी बारे में और कहना चाहूंगी कि हमारे यहाँ जो भी एक्टिविटीज की जा रही हैं, उनमें हम उनको लीगल, गाँव के अंदर जाके लीगल सजेशंस भी दे रहे हैं, और उनको मेडिकल फैसिलिटीज के तहत भी जो है हम कार्यक्रम अरेंज कर रहे हैं। डाइटिशियंस के द्वारा भी उनको इंफॉर्मेशन दी जा रही है। तो इस तरह से हर विषय के अंदर जो भी एक नीडी एरिया हो सकता है, उसमें पहुंच, सूचनाओं के द्वारा पहुंचना और व्यक्ति विशेष के द्वारा पहुंचना, दोनों तरह से जो है वो कार्य किए जा रहे हैं। Thank you, madam. I've got a meeting scheduled at this point. Okay. So I'll have to proceed. I wish my good luck for the success of the program to you and your entire team and our Dean Student Welfare and everyone out there. So my sincere wishes are with you all. Thank you very much, sir. Thank you very much, sir. Thank you. Thank you. Monica. Monica, you are muted. Monica, you are muted. Please unmute yourself. हेलो। हाँ मोनिका। रोशनी की कीमत पहचान ली, रोशनी की कीमत पहचान ली, उम्मीद है अब सफलता की, चाहत इतनी अब डर नहीं है, आवरण नहीं श्रद्धा का, क्षमता पहचान ली है अपनी, अटल है इरादा हकीकत का, जमाना है नारी शक्ति का। नमस्कार, मैं डॉक्टर मोनिका अस्थाना, मिशन शक्ति फेज 3 अभिमुखीकरण कार्यक्रम में आप सभी का हृदय से अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि विदित है, महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन के उद्देश्य से योगी आदित्यनाथ सरकार ने 17 अक्टूबर 2020 से मिशन शक्ति का आगाज किया। शारदीय नवरात्रि से वासंतिक नवरात्र तक चलने वाले इस अभियान के माध्यम से महिलाओं एवं बालिकाओं को आत्मनिर्भर बनने का प्रशिक्षण, सुरक्षा एवं सम्मान के प्रति जागरूकता फैलाने के कार्यक्रम संचालित किए गए। इस अभियान को हर महीने अलग अलग थीम के साथ आयोजित किया गया है ताकि लोगों को जागरूकता दे और लोग इस अभियान में बढ़ चढ़कर भाग लें। मिशन शक्ति अभियान को 3 चरणों में चलाया गया। प्रथम चरण में 17 अक्टूबर से 25 अक्टूबर 2020 तक महिलाओं को अभिव्यक्ति के अवसर उपलब्ध कराने, नेतृत्व एवं सहयोग की क्षमता विकास, किशोरावस्था की जिज्ञासाओं, शंकाओं के संदर्भ में परिचर्चा और बच्चियों एवं महिलाओं में उनके अधिकारों के प्रति चेतना जागृत करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए गए। दूसरा चरण पूरे प्रदेश में 14 नवंबर 2020 से 21 अप्रैल 2020 तक रहा। दूसरे चरण में महिला अधिकारों के साथ बाल अधिकार, कन्या भ्रूण हत्या, यौन अपराधों की रोकथाम के साथ महिलाओं के साथ होने वाली घरेलू हिंसा के प्रति जागरूकता अभियान चलाया गया। मिशन शक्ति का तीसरा चरण 21 अगस्त से 31 दिसंबर 2021 तक चलाया जाएगा। यह चरण महिलाओं को रोजगार की मुख्य धारा से जोड़ते हुए उनकी सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध रहेगा। तो मैं ज्यादा समय न लेते हुए मैं प्रोफेसर अचला गखर जी, जो कि डायरेक्टर है इंस्टीट्यूट ऑफ होम साइंस की, उनको आमंत्रित करती हूँ कि वे हमारे मुख्य वक्ता एडवोकेट श्री जिनेश सोनी जी का परिचय दें और उन्हें अपने अभिव्यक्ति को प्रदर्शित करने का अवसर प्रदान करें। प्रोफेसर मोनिका, जैसे कि सबको अब क्लियर ही है कि हम मिशन शक्ति 3.0 में प्रवेश कर रहे हैं और इस श्रृंखला में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय द्वारा
आगरा के द्वारा मिशन शक्ति फेज 3 पर एक जो अभिमुखी कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, उसका मुख्य जो फेज है या मुख्य जो हमारा मिशन है, दृष्टिकोण है, वो आज के दृष्टिकोण में शामिल है कि महिलाओं से संबंधित कानून और महिलाओं के अंदर उनके कानून की जागरूकता, ताकि महिलाएं जो है किस प्रकार से अपने आने वाले समय में अपनी आने वाली समस्याओं को किस प्रकार से दूर कर सकती हैं। मैं कार्यक्रम के इसी को आगे बढ़ाते हुए इस श्रृंखला में और कुछ थोड़ा सा वक्त ये कहना चाहूंगी कि हम सभी जैसे जानते ही हैं कि आज हमारे समाज में फिर भी महिलाओं के अंदर इतना भय व्याप्त है कि वह अज्ञानता और भय के कारण बहुत सारे चीजों में आगे नहीं आ पा रही हैं। शायद ये भय भी मुझे लगता है कि अज्ञानता के एक कारण हो सकता है। तो कार्य क्षेत्रों में, पढ़ाई के क्षेत्र में और वर्किंग प्लेस पे कहीं भी किसी प्रकार की छेड़छाड़ या और कई कारणों के कारण महिलाएं कई बार आगे नहीं आ पाती हैं। ये असुरक्षा की भावना और ये आत्मविश्वास को और भी कमजोर बनाती है, जिससे वह अपने निर्धारित लक्ष्य पर नहीं पहुंच पाती हैं, और या वो अपने लक्ष्य को निर्धारित ही नहीं कर पाती हैं क्योंकि उनकी सोच उनकी अपनी ना होके उन पे प्रेशर की जाती है, उन पे दबाव बनाया जाता है कि तो कैपेबल होती है। शायद वो कुछ बहुत सारी महिलाएं या लड़कियां वो इस ओर नहीं बढ़ पाती हैं कि वो अपने लक्ष्य को आगे कर सकें। कानून की मदद से महिलाएं एवं बच्चियां जो हैं वो कैसे जागरूक हो सकती हैं, कैसे इस असुरक्षा की भावना को काफी हद तक कम कर सकती हैं, ये सब बताने के लिए आज हमारे बीच में एडवोकेट जिनेश सोनी जी हैं, जो कि अजमेर कोर्ट राजस्थान में है और विमेन एंड लॉ पे आज अपनी चर्चा करेंगे। मैं थोड़ा सा एडवोकेट सोनी जी के बारे में बताना चाहूंगी। एडवोकेट सोनी जी एक बहुत अच्छे ऑरेटर हैं। वो LLB LLM है और गोल्ड मेडलिस्ट हैं। इनको अपने जो है YouTube वीडियोस और इनके अपने अच्छे ऑरेटिंग पावर के नाम से बहुत अच्छी तरह जाना जाता है। He is well established in Ajmer court and he is practicing for women and law, family matters, electricity act and so many acts. वो एक मेंबर है इंटरनेशनल काउंसिल jurist लंदन के, and he has delivered many speeches or lectures in the field of women and law, children violence, missing children and so on. Dr. Soni is pursuing his PhD, so I am saying Dr. Soni because he is about to complete with this, and he is being invited by many of the government authorities of Rajasthan to deliver speech and lectures in the field of social justice, empowerment, population awareness, and so many other fields. Advocate Soni is well known for his very good orating power. Advocate Soni is also known for his noble cause, and he is serving to the blood donors without taking any fee or any charges from them for their individual cases. I heartily appreciate your concern, sir. Now, in the end, but not in the least, I would like to request Advocate Soni to deliver his valuable speech and benefit us. Thank you. Dr. Soni, please. Thank you, madam. सबसे पहले तो सम्मानित मंच और जो दर्शक, मेरे साथीगण या जो व्यक्ति यहाँ मौजूद हैं, भले ही मैं उनको नाम से नहीं जानता, पर आज हम सबकी आत्मा एक ऐसे विषय पर चर्चा कर रहे हैं जिसने हमारे देश को सदियों से अफेक्ट किया है, महिला सुरक्षा। कि महिला सुरक्षा क्या है, इसे कैसे की जाए, और क्या कानून बनाने से हम इस पर्सपेक्टिव में या आज की मीटिंग के बाद ये कह पाएंगे कि वास्तव में हमने एक ऐसे समाज का, एक ऐसे कानून का निर्माण व उसका इम्प्लीमेंटेशन करवा दिया है जो वास्तव में महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करता हो। जिस कारण मैंने अपना टॉपिक काफी स्पेसिफिक किया है, वुमेन, लॉ एंड जेंडर इनजस्टिस। सबसे पहले मैं स्क्रीन जो है शेयर करना चाहूंगा। इसके लिए मुझे परमिशन चाहिए मैडम की। शुड आई प्रोसीड मैडम? सर, यू हैव परमिशन, यू कैन शेयर योर स्क्रीन। ओके। बेसिकली जो मैंने आपसे इनिशियली कहा कि व्हाई वी नीड लॉ फॉर द वुमेन, हमें महिलाओं के लिए कानून जो है वो क्यों चाहिए,
आप एक छोटी सी बात समझें कि चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, दोनों को ही कानून में इक्वल राइट्स दिए गए हैं। अगर आप सबने भारतीय संविधान को रीड आउट किया होगा तो आपने जरूर ये देखा होगा कि आर्टिकल 14 एक स्पेसिफिक सेक्शन है जो दो बातें कहता है, इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। इसको आप जो है नोट डाउन जरूर करें। लॉ वर्सेस लॉज। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि आज हम दोनों बातें जो हैं देख रहे हैं सोसाइटी में कि कानून भी है, उसका मिसयूज भी है, बट प्राइमरी की क्या है कि कानून बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी और स्पेशल कानून महिलाओं के लिए क्यों, ये बात जो है जानना जरूरी है, ताकि जब हम आगे डिस्कस करेंगे तो हमें कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं आएगी। आर्टिकल 14 भारतीय संविधान का एम्पावर करता है पार्लियामेंट को कि आप लॉ बनाइए, पर वो कौन से लॉ होंगे? द लॉ विच आर इक्वल एंड इक्वली एप्लीकेबल, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो। बट यहाँ पर एक एक्सेप्शन है जो है आर्टिकल 15 सब क्लॉज 3, जो कि स्पेसिफिक करता है कि पार्लियामेंट चाहे तो बच्चों के वेलफेयर के लिए या बच्चों के प्रोटेक्शन के लिए या महिलाओं के वेलफेयर के लिए या महिलाओं के प्रोटेक्शन के लिए स्पेशल कानून जो है वो बना सकते हैं। इसी पावर्स को एक्सरसाइज करते हुए कुछ स्पेशल लॉ इनेक्ट किए गए और एग्जिस्टिंग लॉ में जो है अमेंडमेंट किए गए। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं कि मैंने एक बात लिखी है, स्पेशल सेक्शंस अंडर द इंडियन पेनल कोड। आप सबको एक बात स्पष्ट करना चाहूंगा कि इंडियन पेनल कोड हमारे देश में एक ऐसा कानून है जो अंग्रेजों के टाइम से लागू है, जिसमें विभिन्न अपराधों के लिए सजा के और फाइन के जो है प्रावधान किए गए हैं। इसी कानून में रिसेंटली कुछ बदलाव हुए और कुछ सेक्शंस को जो है वो जोड़ा गया। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, मैंने 3 बातें लिखी है स्पेशल सेक्शन अंडर द इंडियन पेनल कोड। फर्स्ट है 498A, सेकंड है सेक्शन 376, थर्ड वन इज सेक्शन 354 एंड फोर्थ वन इज सेक्शन 509। अब इसके मैं आ रहा हूं डिस्कस के ऊपर। यहां पर आप एक बात जो है नोट रखिएगा कि आज की मीटिंग के एजेंडे को हम 3 हिस्सों में जो है यहीं से बांट रहे हैं, ताकि हमें जो है कोई दिक्कत नहीं पड़े। ऐसे कानून जो केवल बच्चों के लिए हैं, वो बच्चे जो टेंडर एज पे हैं, 16 साल से कम या 18 साल से कम। दूसरे वो कानून जो एडल्ट्स के लिए हैं, और तीसरे वो कानून जो विवाहित महिलाओं के लिए जो है पार्लियामेंट ने बनाए हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले हम शुरुआत कर रहे हैं वो कानूनों की जो विवाहित महिलाओं या एडल्ट महिलाओं के लिए पार्लियामेंट ने इनेक्ट की है। फर्स्ट वन इज सेक्शन 498A ऑफ द इंडियन पेनल कोड। ये एक स्पेशल प्रोविजन है जो कि एक राइट प्रोवाइड करता है एक विवाहित महिला को कि यदि उसके पति के द्वारा या उसके ससुराल वालों के द्वारा दहेज की मांग को लेकर उसे प्रताड़ित किया जाता है, दहेज की मांग की जाती है, तो उसके पास एक वैल्यूएबल राइट है कि वो सेक्शन 498A के तहत जो उसके पति हैं या उसके जो घर वाले हैं उनके विरुद्ध सेक्शन 498A में कार्रवाई कर सके। इसमें आप एक चीज नोट रखें कि जो पनिशमेंट है मैक्सिमम 3 ईयर का है। उसके लिए करना क्या है कि यदि भविष्य में ऐसी कोई स्थिति आपके साथ में होती है या आपको किसी भी रूप में हैरेस किया जाता है, तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। आपको केवल पुलिस को फोन करना है। इवन यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू गो टू पुलिस स्टेशन। पुलिस आपके घर पर आएगी, कंप्लेंट को जो है लिखेगी, और अगर पुलिस ये पाती है कि आपकी कंप्लेंट जेन्युइन है, आपके पति के द्वारा या उसके घर वालों के द्वारा आपको हैरेस किया गया है, तो वहां पर उचित कानूनी कार्रवाई इस सेक्शन के तहत जो है होगी। बट प्राइमरी की क्या है कि हैरेसमेंट और डाउरी में नेक्सस होना चाहिए। अगर डाउरी डिमांड नहीं है तो किसी भी रूप में सेक्शन 498 एप्लीकेबल नहीं होगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, हम सबने निर्भया का नाम सुना होगा। निर्भया के बाद इंडियन पेनल कोड में काफी अमेंडमेंट्स हुए और रिसेंटली सेक्शन 376 में जो है अमेंडमेंट देखने को मिले। सेक्शन 376 मोटी मोटी अगर हम बात समझें, रेप, सेक्सुअल इंटरकोर्स विद अ वुमेन, इसमें कई पैरामीटर्स जो है कानून में दिए गए हैं। अगेंस्ट द विल, अगेंस्ट कंसेंट या विदाउट कंसेंट, या उसको इस तरह से कंपेल करना
कि वो अपनी कंसेंट अंडर कंपल्सन जो है प्रोवाइड करे, उसे ऐसा कोई साइकोट्रोपिक सब्सटेंस प्रोवाइड, हेलो, साइकोट्रोपिक सब्सटेंस प्रोवाइड करना या उसको देना जिसके तहत वो अपने कंसेंट देने के लिए समर्थवान नहीं हो, या उसकी एज जो है 16 साल से कम है, तो वहां कंसेंट दी गई या नहीं दी गई, इट इज टोटली इमटेरियल। तो वहां पर एक स्पेशल प्रोविजन है उस महिला को प्रोटेक्शन देने के लिए, वो है सेक्शन 376। अगर ऐसी स्थितियां भी आपको आती हैं या दिखती हैं, तो वहां पर सेक्शन 376 आईपीसी में बेसिक राइट आपको दिया गया है। अब यहां पर हमें दो बातें समझनी है कि रेप उस महिला के साथ हुआ है जो कंप्लेंट देना चाह रही है, या रेप के विक्टिम की वो महिला हेल्प करना चाह रही है। दोनों ही पर्सपेक्टिव में वो क्या करे। अगर वो एक रेप विक्टिम है तो इमीडिएटली उसको ये मैटर पुलिस को रिपोर्ट करना चाहिए। पुलिस को रिपोर्ट करने के लिए ये आवश्यक नहीं है कि आप थाने जाएं, आप कॉल करके भी अपनी बात को रख सकते हैं। बट एक बात समझनी होगी, इन रेप मैटर्स मेडिकल एविडेंस जो है काफी इंपॉर्टेंट होती है। कई बार देखा गया है कि अक्यूज्ड मेडिकल पॉइंट पर जो है बच के निकल जाता है। जितना एविडेंस आपका प्राइम होगा, जितना एविडेंस विदाउट एनी कॉम्प्रोमाइज होगा, और जो भी सैंपलिंग की गई है वो कंटेमिनेटेड नहीं हुई है, देन इट वुड बी क्वाइट बेनिफिशियल फॉर यू टू प्रोसिक्यूट द कंसर्न कल्प्रिट इन द राइट पर्सपेक्टिव। तो ये बात जो आपको जो है समझनी है। थोड़ा सा हम आगे चलता हूँ सेक्शन 354 की ओर। इस सेक्शन को भी जो है रिसेंटली अमेंड किया गया और कुछ सब क्लॉजेस को जो है जोड़ा गया, 354A, 354B, 354C और 354D। मोटी मोटी बात इस कानून के लिए यह थी कि जहां महिला के साथ फोर्स यूज हुआ है, पर इस तरह का फोर्स नहीं है कि जो बलात्कारी कैटेगरी में रखा जाए, उसको क्या नाम दिया गया, आउटरेज द मॉडेस्टी, कि उसका शील भंग करना। तो उस पर्सपेक्टिव में सेक्शन 354 के सब्सिक्वेंट सेक्शंस को जो है इंसर्ट किया गया। मोटी मोटी बात क्या है कि आई टीजिंग करना, कोई ऐसी फिल्म दिखाना या ऐसा कोई प्रॉन मटेरियल दिखाना जो महिला को जो है इंड्यूस कर सके। इसके अलावा किसी महिला को फिजिकली असॉल्ट करना विद बाय हैविंग अ सेक्सुअल इंटेंट, तो उस पर्सपेक्टिव में सेक्शन 354 आईपीसी लागू हो जाएगा या उसके सब क्लॉजेस जो है लागू हो जाएंगे। उस पर्सपेक्टिव में भी कंप्लेंट का वही प्रोसीजर है जो मैंने आपको 498A और सेक्शन 376 के लिए बताया। और एक इंपॉर्टेंट बात आपको नोट रखनी है सेक्शन 509 को लेकर, किसी महिला का इंसल्ट किया जा रहा है, उसके साथ कोई ऑब्सीन या फिल्दी लैंग्वेज जो है वो यूज की जा रही है, तो वहां पर सेक्शन 509 जो है एप्लीकेबल होगा। ऑफेंस यहां भी जो है नॉन अवेलेबल है। तो कुल मिला के एक बात समझने की ये है कि कानून तो बने हुए हैं, आप सबको कानून की जानकारी नहीं होती है, जिसका फायदा मुल्जिम उठाते हैं। और कई बार ऐसा भी देखा गया है कि आपको रिपोर्ट लिखानी है स्वयं की या किसी अन्य व्यक्ति की, तो वहां पर पुलिस कोऑपरेट नहीं करती है। अल्टीमेटली आपको ये कहती है कि आप जो है बाद में आइएगा, रिपोर्ट जो है हम लिख लेंगे, और उस अक्यूज्ड को जो हाईली इन्फ्लुएंशियल है उसको फोन करके एविडेंस को डिस्पर्स करने के लिए या कॉम्प्रोमाइज करने के लिए कहा जाता है, जिस कारण वैल्यूएबल क्राइम जो है वो रिपोर्ट तक नहीं हो पाता है। तो ऐसी पर्सपेक्टिव होने पर आप सोशल मीडिया का यूज कर सकते हैं। जब भी आप थाने जाएं या थाने कॉल करें, तो आप अपना रिकॉर्डर या मोबाइल फोन का रिकॉर्डर जो है साथ में रखें। दिस विल बी क्वाइट बेनिफिशियल फॉर यू एंड दिस विल मेक योर प्रोसिक्यूशन मोर सेफर। कारण क्या है कि अगर पुलिस के पार्ट पे देरी है और पुलिस के पार्ट पे देरी से कोई एविडेंस खत्म हो गई है या एविडेंस कॉम्प्रोमाइज्ड हो गई है, तो वहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एक बेसिक लॉ है, इसको चाहे तो आप नोट कर सकते हैं। इसका नाम है स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस किशन भाई। ये कानून माननीय सुप्रीम कोर्ट का 7 जनवरी 2014 का है, जिसमें ये स्पष्ट कहा गया है कि अगर पुलिस की लापरवाही से प्रोसिक्यूशन को डैमेज होता है, तो प्रोसिक्यूटर्स या विक्टिम या वो महिला जो कंप्लेंट कर रही है उसका नुकसान नहीं भुगतेगी। जो भी नुकसान भुगतेगा या भुगतेगी वो पुलिस ही भुगतेगी। तो कुल मिला के घबराने का नहीं है, आपके राइट्स हैं, बट इसको आपको प्रॉपरली जो है वो एक्सरसाइज करना है। अब हम आ रहे हैं एक इंपॉर्टेंट बात को लेकर, जो है सीआरपीसी। इसका फुल फॉर्म है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, जो कि मैंने पार्ट नंबर 2 पे जो है मेंशन किया है, जो कि आपको दिख रहा होगा। स्पेशल सेक्शन अंडर सीआरपीसी इसकी हेडिंग है। यहां लिखा है मैंने 125 सीआरपीसी। विवाहित महिला का एक और कानूनी अधिकार है कि अगर उसका पति उसको छोड़ देता है और उसके पति के पास सफिशिएंट मींस है, उस विवाहित महिला के पास सफिशिएंट मींस नहीं है, तो वहां पर सेक्शन 125 सीआरपीसी के तहत वो मेंटेनेंस भी क्लेम कर सकती है।
उसके लिए जो भी आवेदन होगा वो फैमिली कोर्ट में होगा। उसके लिए जो भी कंटेंट है या जो फैक्ट्स हैं उसको लिखने होंगे। उसकी वर्तमान आर्थिक स्थिति क्या है उसको लिखना होगा। उसके पति की आर्थिक स्थिति क्या है उसको लिखना होगा और कोर्ट से प्रेयर करना होगा कि मुझे मेंटेनेंस जो है वो दिलाया जाए। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर नंबर ऑफ लेजिस्लेशंस जो कि महिला की हेल्प के लिए जो है बना है और महिला के विरुद्ध क्राइम ना हो सके उसको प्रिवेंट करने के लिए जो है बना है। कुछ मैंने आपके सामने जो है मेंशन किए हैं। इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1956, दूसरा है डावरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961, तीसरा है इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट 1986, चौथा है द कमीशन ऑफ सती प्रिवेंशन एक्ट 1987, पांचवा सबसे रिसेंट और सबसे मजबूत कानून हमारे देश में है द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, घरेलू हिंसा से महिलाओं का बचाव या उनका रोकथाम करने के लिए इस कानून को जो है बनाया गया है। और पांचवा है सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013। ये कुछ इंपॉर्टेंट एक्ट हैं महिलाओं के स्पेशल प्रोटेक्शन के लिए, उनको स्पेशल जो है एक प्रिविलेज देने के लिए। यहां पर एक कानून और भी है जिसको उल्लेखित करना काफी आवश्यक है, जो कि है पॉक्सो एक्ट। एक बात जो है आपको नोट करनी होगी यहां पर, जो आपके लिए काफी फायदेमंद है, जो मैंने इनिशियल लिखी भी है, जेंडर इनजस्टिस। हमेशा ऐसा देखा गया है कि आर्टिकल 15 सब क्लॉज 3 के लाइट में जब भी पार्लियामेंट कानून बनाती है तो कानून बनाते हुए पार्लियामेंट एक ही बात कहती है कि महिला कमजोर है, महिलाओं का एम्पावरमेंट करना होगा। अगर एम्पावरमेंट नहीं करेंगे तो अल्टीमेटली पुरुष के द्वारा उस महिला का शोषण किया जाएगा। बट पॉक्सो एक्ट एक स्पेशल कानून है जो कि बच्चों को जिनकी उम्र 18 ईयर से कम है, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, उनको राइट पर्सपेक्टिव में जो भी हैरेसमेंट है, स्पेसिफिकली सेक्सुअल हैरेसमेंट, उससे उनकी रक्षा करता है। तो कुल मिला के यहां पर हम यह कह सकते हैं कि ऐसा कानून पार्लियामेंट ने बनाया जो कि मेल और फीमेल बच्चों के लिए इक्वली एप्लीकेबल है। कई बार बच्चे टेंडर एज पे होते हैं, उनके साथ सेक्सुअल क्राइम हो जाता है, क्योंकि बच्चे अबोध होते हैं, अपनी बात को नहीं कह पाते हैं। तो प्रोसीजर को काफी लिबरल किया गया इस कानून के अंदर, और कैसे बच्चों को न्याय मिले, कैसे स्पीडी जस्टिस मिले, इस कानून में जो है लिखा गया है। और आप सबको जानकर खुशी होगी कि रिसेंटली मोदी सरकार ने अमेंडमेंट्स किए हैं 2019 के अंदर, और पनिशमेंट को जो है एक्सटेंड किया है। मोटी मोटी बात अपन करें, सेक्शन 4 में यदि हम देखते हैं पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट के अंदर, जहां पनिशमेंट मिनिमम 7 ईयर था उसको बढ़ा के 10 ईयर किया गया, और जहां बच्चा 16 साल से कम है तो वहां पर मिनिमम सेंटेंस जो है किया गया है 20 साल का। ऐसे कई अमेंडमेंट किए गए, चाहे वो सेक्शन 5 हो चाहे वो सेक्शन 6 हो, यहां पर स्पेसिफिकली डेथ पेनल्टी के प्रोविजंस भी जो है किए गए। इस तरह से सेक्शन 9 में, सेक्शन 14 में, सेक्शन 15 में जो है अमेंडमेंट्स किए गए। अगर आप एक्ट का इंटेंशन जाने तो आपको एक बात जो है समझ में आएगी कि ये 4 तरीके से बच्चों को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। सबसे पहली बात कि उनका सेक्सुअल हैरेसमेंट रोकना। कई बार देखा गया है कि आज के टाइम पर कई लोग बच्चों को कुछ ना कुछ तरीके से प्रलोभन देकर ऑब्सीन्स या वल्गर वीडियोस के लिंक शेयर करते हैं। बच्चे उन्हें खोलते हैं और उनके माइंड को जो है वो पॉल्यूट करते हैं। उनके विरुद्ध IT एक्ट में कार्रवाई तो होती ही होती है, बट आज के अमेंडमेंट के टाइम में पॉक्सो एक्ट में भी कार्रवाई उनके विरुद्ध सुनिश्चित होगी। ये एक्ट जो है आपको विश्वास दिलाता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि जहां पर बात है सेक्सुअल असॉल्ट की, तो उसको 2 हिस्सों में जो है इन्होंने बांट दिया, जिसके लिए सेक्शन 4 और 5 जो है काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि आप स्क्रीन पे जो है देख रहे हैं। एक तो है एग्रावेटेड और दूसरा है पेनिट्रेटिव। एग्रावेटेड में हम मोटा मोटा समझना चाहे तो हम ये कह सकते हैं कि एक तरीके से ये अटेम्प्ट है, एक तरीके से उसकी मॉडेस्टी पे जो है अटेम्प्ट है। तो वहां पर अगर ये अपराध किया जाएगा तो कुल मिला के इस अपराध को जो है गंभीरता से लिया गया है। और इसके साथ साथ बॉडी के प्राइवेट पार्ट पर अगर कोई ऑब्जेक्ट को इंसर्ट किया जाता है तो उसके लिए भी पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट में जो है एक मेजर पेनल्टी के प्रोविजंस को जो है इंकॉर्पोरेट किया गया है। जब भी इस तरह के क्राइम होते हैं तो बच्चे हमेशा घबरा जाते हैं कि हम क्या करें। यदि आपको ऐसा लगता है कि कोई व्यक्ति आपको हैरेस कर रहा है
या आपके छोटे भाई बहन घर में हैं, आपको ऐसा फील होता है कि उनको कोई हैरेस कर रहा है, तो सबसे पहले आप उनको ट्रेंड करें, आप उनको इनलाइटन करें गुड टच और बैड टच के बारे में। आप उनको ये बताएं कि कोई आपको इस तरह से टच कर रहा है या इस तरह से आपके साथ क्राइम करने पे उतारू हो रखा है कि आपको इनसिक्योर फील हो रहा है, आपको ये लगता है कि बॉडीली आप सेफ नहीं है, इमीडिएटली इस मैटर को बड़े भाई बहन को या माता पिता को बताएं, ये इसके लिए उनको ट्रेंड करें। अगर आप अपने छोटे भाई बहन को प्रॉपर ट्रेनिंग देंगे या अपने बच्चों को प्रॉपर ट्रेनिंग देंगे तो वो समझ पाएंगे कि हमें करना क्या है, क्योंकि बच्चों को राइट समझाना पॉसिबल नहीं है, बच्चों को कानून में उनके कर्तव्य क्या है बताना पॉसिबल नहीं है, बट हम अपने इमोशन से, अपनी बातों से बच्चों को एजुकेट कर सकते हैं इस बारे में कि यदि आपके साथ इस तरह की स्थितियां हो रही हैं तो आपको करना क्या है। अगर किसी बच्चे के साथ कोई क्राइम हो रहा है तो उसमें भी सेम वही प्रोटोकॉल है कि थाने आपको नहीं जाना है, ना ही बच्चे को थाने बुलाने के लिए पुलिस कंपेल कर सकती है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर कोई क्राइम महिला के विरुद्ध होगा या किसी बच्चे के विरुद्ध होगा तो इसका कोई भी पब्लिकेशन मीडिया में नहीं किया जाएगा, स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट किया गया है एज फार एज सेक्सुअल ऑफेंस इज कंसर्न। क्वेश्चन इज दैट कि अगर किसी महिला को इस तरह से समाज में रख दिया गया कि उसके साथ सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है या उसके साथ कोई इस तरह क्राइम हुआ है जो सेक्सुअल असॉल्ट की कैटेगरी में आता है, तो समाज उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा एंड इट विल टेक अ वेरी लॉन्ग टाइम रिगार्डिंग द रिहेबिटेशन ऑफ द सेड वुमेन। तो उस पर्सपेक्टिव को ध्यान में रखते हुए सरकार ने रिसेंट अमेंडमेंट किए हैं और ये स्पेसिफिक किया है कि अगर अखबार में इस तरह की बातें आती हैं तो उस अखबार के मालिक पर और संबंधित पत्रकार पर कानूनी कार्रवाई होगी, जिसके लिए स्ट्रिक्ट प्रोविजन आईपीसी में इंकॉर्पोरेट किए गए हैं। आईपीसी मींस इंडियन पेनल कोड या भारतीय दंड संहिता। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जज पर भी ड्यूटी लगाई गई है कि जो भी मैटर सेक्सुअल असॉल्ट्स को लेकर हैं जहां महिला या बच्चे इन्वॉल्व हैं तो वहां पर कैमरा ट्रायल की जाएगी। उस ट्रायल के अंदर सामान्य जन या कोई भी व्यक्ति जो आम जनता का है उपस्थित नहीं रहेगा, केवल और केवल वो कंसर्न विक्टिम, उसका एडवोकेट, सरकारी वकील, डिफेंस लॉयर और मुलजिम को भी स्पेसिफिक तरह से कोर्ट में पेश किया जाएगा ताकि कोई भी खतरा उस महिला या बच्चे को ना हो। तो जब इतने प्रोटेक्शन कानून में है तो हमें हमारे बच्चों को इनलाइटन करना चाहिए, उन्हें गाइड करना चाहिए कि यस यू हैव अ राइट्स। अगर गलत हो रहा है बच्चों तो हमें बताएं। अगर आप इमीडिएटली ऐसे मैटर्स को पुलिस में रिपोर्ट करेंगे, उसके बाद पुलिस कानूनी कार्रवाई करेगी, कल्प्रिट्स को कैप्चर करेगी, तो डेफिनेटली उस विक्टिम को न्याय तो मिलेगा ही मिलेगा। पर समाज में निर्भया जैसी घटना दोबारा ना हो, कोई आम बच्चा दोबारा घटना का शिकार ना हो, कम से कम उसे प्रोटेक्शन जो है वो जरूर मिलेगा। तो पॉइंट इज दैट वी शुड बी अवेयर as far as our right is concerned and we should be aware as far as rights of our children and our neighbors are concerned। अगर हम अवेयर हैं और अपने राइट्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, दूसरे को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, तो डेफिनेटली जिन उद्देश्य के लिए वो कानून बने हैं उसका ऑब्जेक्ट जो है हमें डेफिनेटली जो है हासिल होगा। एक बात छोटी सी मैं जो है यहाँ पर कहना चाहूंगा, खासकर वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर, महिलाओं को लेकर, कि जिंदगी खेलती है उसके साथ जो बेहतरीन होता है, जिंदगी खेलती है उसके साथ जो बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक जैसे हैं पर कोई बिखर जाता है और कोई निखर जाता है। तो कुल मिला के आज हम अपने राइट्स को सिक्योर नहीं कर पाएंगे तो हमें कोई अधिकार नहीं है कि आज की मीटिंग के बाद हम ये कह सकें कि वी हैव डिस्कस्ड एन इंपॉर्टेंट टॉपिक रिगार्डिंग द वुमेन एम्पावरमेंट। केवल डिस्कस से काम नहीं चलेगा, प्रैक्टिकली हमें अप्रोच भी करना होगा। और मैंने ये देखा है अक्सर कि जब भी वुमेन मैटर्स को लेकर अखबारें छापती हैं या सोशल मीडिया छापती हैं तो एक इंप्रेशन हमेशा ही क्रिएट किया जाता है कि वुमेन कानून का मिसयूज कर रही है, इनका एक ही ऑब्जेक्ट है कि पैसा एक्सटॉर्ट करना और अधिक से अधिक पैसा निकालना। और रिसेंटली यूपी का एक इंसिडेंट हमने देखा फेसबुक पे, यूट्यूब पे। लखनऊ की एक लड़की है, उसको इस तरह से दिखाया गया कि साहब वो चल रही है, एक मामूली जो है बोलचाल हुई, उसके बाद जो है इंसिडेंट हुआ, वो आप सबने देखा। तो अगर कोई महिला कानून का दुरुपयोग कर रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हर महिला उस कानून को दुरुपयोग करने पे आमदा हो रही है। यहाँ पर एकजुटी आज महिलाओं की भी है कि आज उन महिलाओं के कारण जो कानून का मिसयूज कर रही है, जो कानून का उपयोग केवल एक्सटॉर्शन के लिए कर रही है, जिस कारण एनसीआरबी, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, ये कहता है
कि 90% केसेस जो है झूठे हैं, जिस कारण सुप्रीम कोर्ट को ये कहना पड़ रहा है कि खासकर वैवाहिक मामलों में जब महिलाएं कानून को दुरुपयोग कर रही हैं तो एक तरीके से ये एक लीगल टेररिज्म है, जहां सुप्रीम कोर्ट को ये कहना पड़ रहा है कि अक्सर पैसा खींचने के लिए इस तरह की हरकतें कर कर महिलाएं सिर्फ कानून का दुरुपयोग करना चाहती हैं, तो उस चक्कर में जो सही महिला है, जो जेन्युइन महिला है, उन तक को न्याय नहीं मिल पाता। तो आज हम बात कर रहे हैं महिला सशक्तिकरण की, तो उसमें हमें आज एक कसम ये भी खानी होगी कि हमें कानून का दुरुपयोग जो है रोकवाना भी है, और अगर किसी के साथ कोई जाति हुई है, कोई मिसयूज हुआ है, कोई क्राइम हुआ है, तो उसको न्याय भी दिलाना है। तभी सही मायनों में आज की मीटिंग का या आज की एजेंडा का सही सार्थक जो है वो पूर्ण हो पाएगा। यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको और बताना चाहूंगा कि एज फार एज पॉक्सो एक्ट इज कंसर्न, एज फार एज अदर एक्ट्स आर कंसर्न, चाहे वो रेप का कानून हो, चाहे मोडेस्टी का कानून हो, चाहे 498 हो, चाहे पॉक्सो हो, आप घबराएं मत। आप अपने पेरेंट्स को, जो मैंने आपको बताया, या अपने बड़े भाई बहनों को मैटर को जरूर शेयर करें। अगर आप ही नहीं बताएंगे तो जो गलत कर रहा है वो गलत करता रहेगा। एक्चुअली मैंने कई बार देखा कि कई बार जो जब मैं केस डिस्कस करता हूं लोगों से, खासकर पेरेंट्स जो है काफी बिजी हो गए हैं आज के टाइम पे, हमारे पास टाइम ही नहीं है हमारे बच्चों के लिए, जिसका प्रभाव क्या हो रहा है कि बच्चे आज सोशल मीडिया या अदर मीडियाज पे या ऑनलाइन जो है जुड़े रहते हैं। वो कहाँ जा रहे हैं हमें कुछ नहीं पता। जब वो क्राइम करते हैं या क्राइम का शिकार हो जाते हैं तो अल्टीमेटली हम उन्हें रेस्क्यू करने के लिए या उन्हें बचाव करने के लिए उतरते हैं, तो वहां बहुत देर हो जाती है। तो कोशिश ये करें कि क्राइम बिल्कुल ना हो, बच्चों पे जो है नजर रखें, और उसके बाद अगर क्राइम हुआ है तो उस पर्सपेक्टिव में आप बच्चों की पूरी हेल्प करें, उन्हें डराएं नहीं, और ये ना कहें कि समाज में जो है बदनामी होगी, लोग क्या कहेंगे। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, लोग तो बोलते रहेंगे, पर अगर आज एक इनजस्टिस हुआ है और आप जस्टिस की बात नहीं करेंगे तो अल्टीमेटली आप भी उस इनजस्टिस का नेक्स्ट शिकार जो है वो होने वाले हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जैसे मैंने आपसे कहा कि इन मैटर्स में पुलिस जो है काफी सेंसिटिव है, चाहे मैटर यूपी का हो चाहे मैटर राजस्थान का हो। उस पर्सपेक्टिव में यदि पुलिस को इंटीमेट किया जाएगा तो पुलिस इमीडिएटली जो है, जो घटनास्थल है या जो रेसिडेंस है उस बच्चे का या जहां वो पेरेंट्स रह रहे हैं, जो स्थितियां हैं वहां इमीडिएटली जो है अप्रोच करती है। इमीडिएटली जो है आजकल मेडिकल भी हो जाते हैं, और इमीडिएटली न्याय की व्यवस्था जो है कानून में की गई है, और खासकर पॉक्सो एक्ट को लेकर कि वहां पर इमीडिएट ट्रायल का, इमीडिएट इन्वेस्टिगेशन के प्रोविजन जो है इनकॉर्पोरेट किए गए हैं। और जैसा कि मैंने आपसे कहा कि देयर इज नो नीड टू गो टू द पुलिस स्टेशन, इवन आपका नाम जो है अखबारों में नहीं आएगा, अगर आता है तो उस पर्सपेक्टिव में जो अखबार वाले हैं उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो कुल मिलाकर घबराने का नहीं है, कानून आपके साथ है, केवल आपको उसको यूज करना है, उसका मिसयूज नहीं करना है। इसी श्रृंखला में एक नया कानून भी जो है निकल के आता है, जिसका नाम है सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिडर्सल एक्ट 2013। जैसा कि नाम स्पष्ट कर रहा है कि किसी महिला का जो वर्क प्लेस पर है, चाहे वो एम्प्लॉयड है चाहे वो अनएम्प्लॉयड है, इसकी डेफिनेशन जब आप पढ़ेंगे आगे तो आपको क्लियर होगा, उसका सेक्सुअल हैरेसमेंट को रोकना, प्रिवेंशन, उसको प्रोहिबिट करना, उसको कंप्लीटली बैनिश करना, और अगर हो गया है तो उसके लिए रेमेडीज जो है वो प्रोवाइड करना। एक बात आपको नोट करनी होगी कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली एक फैसले में कहा है कि फिजिकल कांटेक्ट इज नॉट नेसेसरी फॉर सेक्सुअल हैरेसमेंट, कि अगर फिजिकल कांटेक्ट नहीं भी है तो ये नहीं कह सकते कि वो महिला के साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट नहीं हुआ। कई तरीके हैं कि पोर्नोग्राफी दिखाना या कोई ऐसे गेस्चर्स करना कि जो सेक्सुअली उसको इंड्यूस कर रहे हो या हैरेस कर रहे हो। दीज ऑल कैटेगरीज आर ड्यूली इंक्लूडेड इन द सेट एक्ट। इसके अलावा एक बात हमें ध्यान में रखनी भी है, एक रिसेंट कानून में एक महिला के साथ जो है सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ, उससे जो है सेक्सुअल डिमांड की गई और ये कहा गया कि अगर वो कंप्लाई विद नहीं करती तो उसको जॉब से जो है वो निकाल दिया जाएगा। मामला कोर्ट तक पहुंचा, कोर्ट ने ना केवल उस महिला को न्याय दिलाया, उसको जॉब पे रिइंस्टेट किया और उसके पूरे के पूरे बेनिफिट जो है उसको दिलाए। तो कुल मिला के बात यही है कि कानून तो है पर यूज करना कैसे, इसकी जानकारी नहीं होने पर हमें जो है शोषण का सामना करना पड़ता है। कुल मिला के नटशेल में आप 6 बातें जो है हमेशा गांठ बांध लें कि आपको लॉ की जानकारी है या नहीं है, इट इज टोटली इमटेरियल। पर मैं 6 ऐसी बातें आपको एंड में बता रहा हूं जो लाखों रुपए की है,
जो कोई आपको नहीं बताएगा। अगर उसको आपने फॉलो अप कर लिया तो लाखों रुपए का फायदा जो है आपको होने वाला है। सबसे पहली बात कि जब भी किसी विक्टिम के साथ जो स्पेसिफिकली महिला है क्राइम होगा, नोट कर लें, जब भी किसी महिला जो कि विक्टिम है क्राइम होगा तो उसे प्राइवेट वकील करने की आवश्यकता नहीं है। कई बार आपने देखा होगा कि हम किसी एडवोकेट के पास में जाते हैं और वो अपनी सेवाओं के लिए चार्ज करता है, बट सरकार ने आपकी हेल्प के लिए यहां तक व्यवस्थाएं दी कि आपको किसी वकील के पास नहीं जाना है, आपको सरकारी खर्चे पर एडवोकेट प्रोवाइड किया जाएगा, जिसके लिए सेक्शन 301 सीआरपीसी में प्रोविजंस लिखे गए हैं। इसके अलावा लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट का सेक्शन 12, मैं रिपीट कर रहा हूं, लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट का सेक्शन 12 आप रीड आउट कर सकते हैं। ये आपको जानकारियां इजीली गूगल पे मिल जाएंगी, जिसमें साफ साफ ये लिखा गया कि जो पीड़ित हैं इन मामलों में उनकी पैरवी के लिए सरकारी खर्चे पर वकील दिया जाएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो आपको नोट रखनी कि वकील कैसे लें, उसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है। जब भी आप थाने जाएं तो वहां पर अर्जी लिख के दे सकते हैं, या आप जब भी कोर्ट जाए, भले ही आप कोर्ट का नाम जानते हो या नहीं जानते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कोर्ट जाकर केवल और केवल ये लिख दें कि साहब फला फला कोर्ट में मेरा केस चल रहा है, मुझे सरकारी वकील चाहिए, मुझे कानून की जानकारी नहीं है, मुझे वकील इसलिए चाहिए कि मेरा पक्ष वो रख सके और मेरे केस को इफेक्टिव प्रेजेंटेशन जो है कोर्ट में मिल सके, तो वहां पर आपके आवेदन को संबंधित कोर्ट को फॉरवर्ड भी किया जाएगा। उसके बाद आपको सरकारी खर्चे पर वकील भी दिया जाएगा, जिसके लिए कोई भी फीस आपसे चार्ज नहीं की जाएगी। इवन जो नकलें कोर्ट से आती हैं या खासकर सर्टिफाइड कॉपीज जो होती हैं, उसके लिए कोई भी चार्ज आपसे नहीं किया जाएगा। और सरकारी वकील वही हेल्प आपकी करेगा जो कि एक प्राइवेट काउंसिल जो है आपकी करता है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात कि जब भी इस तरह के क्राइम हो तो सबसे पहले आप उन फैक्ट्स को संकलित कर लें जो आपके केस में काम आने वाले हैं। जैसे क्राइम जो है वो कहां पर हुआ है, अगर जानकारी में है तो उसको नोट डाउन करें, क्राइम किसके द्वारा किया गया है उसकी जानकारी है तो उसको नोट डाउन करें, और क्राइम किस तरीके से किया गया है अगर जानकारी है तो उसको नोट डाउन करें। पॉइंट इज दैट कि आप जब भी रिपोर्ट लिखकर देते हैं तो उसमें ये जानकारियां नहीं होती हैं, जिसका फायदा जो है वो डिफेंस को मिलता है। और क्राइम होने के बावजूद भी कई बार आप अखबार पढ़ते हैं कि फला फला व्यक्ति जो है आरोपों से बरी हो गया। तो कुल मिला के आपकी रिपोर्ट पर, आपकी कंप्लेंट पर सारी बातें जो है वो डिपेंड है। आजकल आपको एक बेटर प्रोटेक्शन देने के लिए एक प्रोविजन कानून में इंकॉर्पोरेट किया गया है, और सेक्शन 161 सीआरपीसी, जिसका फुल फॉर्म है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, हिंदी में कहेंगे दंड प्रक्रिया संहिता, उसमें अमेंडमेंट्स किए गए कि जब भी आप बयान देंगे तो उसकी वीडियोग्राफी भी होगी। तो एक बात बड़ी अच्छी करी है गवर्नमेंट ने कि बच्चे पर कोई दबाव नहीं रहेगा, और दबाव है भी बयान देने को लेकर तो वो सारी बातें जो है कोर्ट को क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी जब वो सीडी या आपकी वीडियो रिकॉर्डिंग जो है वो कोर्ट तक पहुंचेगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात 164 सीआरपीसी में बच्चे के या उस महिला के बयान रिकॉर्ड किए जाएंगे। कभी ऐसा भी देखा गया है कि महिला को या बच्चे को मार दिया जाता है या मरवाने के लिए किसी को बुक किया जाता है, या कोई इंजरी कॉज करने के लिए या एक्सीडेंट कॉज करने के लिए, या तरह तरीके से मेथड जो है वो एम्प्लॉयड किए जाते हैं, तो वहां पर आपको इफेक्टिव प्रोटेक्शन देने के लिए आपका केस व्यर्थ ना जाए, जिस चीज के लिए हम लड़ रहे हैं जो है जस्टिस सिस्टम, वो व्यर्थ ना जाए, उसके लिए सेक्शन 164 सीआरपीसी में बयान रिकॉर्ड करने के प्रोविजंस दिए गए। जब भी ये क्राइम होगा तो विद इन 7 डेज कंसर्न पुलिस आपको रिपोर्ट देने पर बिफोर मजिस्ट्रेट पेश करेगी, और मजिस्ट्रेट जो है आपके बयान 164 सीआरपीसी के रिकॉर्ड करेगा। उन बयानों में जो घटना घटी है उस बारे में, किसने क्राइम कमिट किया है उस बारे में, और अदर रिलेवेंट इंफॉर्मेशन जो है आपसे गैदर की जाएंगी, ताकि अगर किसी कारण से आप कोर्ट में नहीं आ पाए, या आपकी मृत्यु करवा दी गई, या आपकी हत्या जो है करवा दी गई, तो उस पर्सपेक्टिव में जो स्टेटमेंट है, भले ही उस पर क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं हुआ है, उनको रीड किया जाएगा, और सेक्शन 32 इंडियन एविडेंस एक्ट में डाइंग डिक्लेरेशन, मृत्युकालीन कथन के रूप में उन्हें कंसिडर करते हुए अक्यूज को जो है पनिश किया जाएगा। इस संबंध में कई कानून जो है बन चुके हैं, वो जाकर आप गूगल पे देख भी सकते हैं। सबसे चौथी और इंपॉर्टेंट बात कि आज हर व्यक्ति संकट में यह है कि मैं कोर्ट में क्यों जाऊं, मैं इस महिला का साथ क्यों दूं, कल को मैंने इसका साथ दिया तो वो गुंडे हैं, वो बदमाश हैं, वो मुझको आके मार देंगे,
मेरे परिवार को जो है तबाह कर देंगे, तो ना तो घबराने की जरूरत उस महिला को है, ना ही उसके गवाहों को है। सेक्शन 195A आप नोट कर लीजिए, मैं रिपीट कर रहा हूं, सेक्शन 195A आईपीसी रिसेंटली इंसर्ट किया गया है, जो एक स्पेशल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है बच्चों को या महिलाओं को या विक्टिम को या उनके गवाहों को, कि यदि उन्हें डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि बयान पलटो, हमारे पक्ष में बयान देकर या झूठे बयान देकर हमको बचाओ, तो वहां पर 195A आईपीसी में इट वुड बी एन ऑफेंस और वहां पर कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित होगी। पॉइंट नंबर 5, आज के टाइम पर क्राइम का लेवल भी बढ़ गया है, क्राइम का लेवल भी जो है काफी एडवांस हो गया है। रिसेंटली आईटी एक्ट भी इंसर्ट हुआ है और आईटी एक्ट ने कई पर्सपेक्टिव में स्कोप को जो है बढ़ा के रख दिया है, और सेक्शन 354C आईपीसी का स्कोप भी जिस कारण से बढ़ाया गया है। अगर आप सेक्शन 66C आईटी एक्ट को देखें और सेक्शन 354C आईपीसी को देखें, तो इट वुड बी क्वाइट क्लियर टू यू दैट कि अगर किसी भी रूप में किसी महिला या किसी बच्चे की जो टेंडर एज के हैं कोई वीडियोग्राफी बनाई जाती है ऐसी अवस्था में विच विल कम अंडर द हेडिंग ऑब्स्सीन और वल्गरनेस, तो उस पर्सपेक्टिव में एक सीरियस क्राइम है, और खासकर तब कि जब उन चीजों को या उस मटेरियल को सोशल मीडिया पर उसे बदनाम करने के लिए या एक्सप्लॉइट करने के लिए जो है अपलोड किया गया है। उस पर्सपेक्टिव में एक बात जो है आपको नोट रखनी है, कई बार कंफ्यूजन हमारे माइंड में होता है कि हम रिपोर्ट कैसे करें, क्योंकि एक स्पेसिफिक क्राइम हुआ है उसको हम जो है कैसे आइडेंटिफाइड करें। रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक वेबसाइट लॉन्च करी है, उसका स्पेसिफिक नाम है साइबर पुलिस। आप उस वेबसाइट को ओपन करें, अपने डिटेल्स को जो है आपको प्रोवाइड करनी है, और खासकर आप ध्यान रखें कि आधार कार्ड मस्ट है, फोन नंबर मस्ट है, जो भी जानकारी आप देना चाहें वहां प्रोवाइड कर दें। इसके साथ साथ लोकल थाने पर भी आप जाकर रिपोर्ट करें ताकि इसमें इमीडिएटली जो है वो कार्रवाई हो सके और जो कंसर्न अक्यूज्ड है उसको पकड़ा जा सके। और कोशिश ये करें कि किसी भी अनवारंटेड लिंक को या अननोन लिंक को क्लिक ना करें। कई बार ऐसा भी होता है कि हैकर जो हैं उन लिंक को भेजकर आपको प्रोवोक करते हैं किसी न किसी तरीके से कि आप उस पर क्लिक करो, और अल्टीमेटली या तो सिस्टम को हैक करते हैं या आपको क्राइम में फंसाकर या इस तरह से विक्टिमाइज करते हैं कि आप हैरेस हो जाते हैं या आप ब्लैकमेलिंग का जो है वो शिकार हो जाते हैं। तो कुल मिला के इन बातों को जो है आपको ध्यान में रखना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपके पेरेंट्स से, आपके भाई बहनों से हमेशा ही कम्युनिकेशन में रहें। अगर आप पेरेंट्स हैं या आप जो है बड़े हैं तो हमेशा बच्चों को गाइड करते रहें, उन्हें वो बातें बताएं जो उनके काम की है, जो कहीं ना कहीं उन्हें प्रोटेक्शन दिलवा सकती है। कोशिश ये करें कि बच्चे कहाँ जा रहे हैं, उनकी एक्टिविटीज क्या है, उन पर जो है वॉच रखें। इसके अलावा अगर कोई बच्चा क्राइम का शिकार हुआ है या उसके साथ क्राइम हुआ है तो लगातार आप बच्चे से इफेक्टिव काउंसलिंग करते हुए उसको मोटिवेट करें, अगर आप उसके रिलेटिव नहीं भी हैं या पेरेंट्स नहीं भी हैं, कि वो जो है कानूनी कार्रवाई करें, उसके पेरेंट्स को जो है समझाएं, तभी इफेक्टिव रूप से हम इन कानूनों को जो है इन्फोर्स कर पाएंगे। मोटी मोटी बात यह है इन द नटशेल कि कानून हम कितने ही बना दें पर जब तक हम अपने आदतों पे कंट्रोल नहीं करेंगे तब तक ये कानून भी जो है अपना काम नहीं कर पाएंगे। आज कानून बनता है तो उसके दो पर्सपेक्टिव है, उसका यूज भी है और उसका मिसयूज भी है। मोटी मोटी बात यह कि अगर हम अपने आप को जो है बचा के चलेंगे, उदाहरण के लिए जब आप सड़क पर चलते हैं तो आप कोशिश ये करते हैं कि गाड़ी इस तरह से ड्राइव की जाए या वाहन को इस तरह से राइड किया जाए कि हमारा एक्सीडेंट नहीं हो, बट जब लापरवाही अगले की होती है तो नुकसान वहां आपका भी हो जाता है, और लापरवाही जब आपकी होती है तो नुकसान भी अगले का होता है। तो कुल मिला के हमें अपने आप पर कंट्रोल रखना होगा, हमें हमारे पेरेंट्स को ही हमारा सब कुछ मान के चलना होगा। अगर आपकी संगत गलत है या आप उन व्यक्तियों के संपर्क में हैं जिनके साथ इनिशियली आपको लगता है कि हमें एक अच्छा एटमॉस्फेयर जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं, बट इन रियलिटी वो आपके भविष्य को जो है चौपट करने जा रहे हैं। तो कुल मिला के आप अवेयर रहें, अलर्ट रहें और अपने राइट्स को जो है प्रोटेक्ट करते रहें, इसमें कोई भी तकलीफ आपको नहीं आनी है। तो इन्हीं बातों के साथ जो है मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं और निवेदन करता हूं मन से कि जो मैंने बातें कही, आप रिक्वेस्ट है आप सबसे कि उन बातों को बच्चों तक जरूर पहुंचाएं। जो आज बच्चे हैं, चाहे वो कॉलेज के हों, चाहे वो यूनिवर्सिटी के हों, चाहे वो स्कूल के हों, अगर बातें उन्हें समझ में आएंगी, उन बातों से वो अवेयर होंगे, तो कम से कम आज का जो एजेंडा है, आज की जो मीटिंग है,
उसका प्रयोजन जो है वो सार्थक हो जाएगा। तो कुल मिला के इन्हीं शब्दों के साथ जो है विराम लेता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपने बहुत सारे हमें कानूनों के बारे में बताया और मुझे विश्वास है कि हमारे सारे पार्टिसिपेंट्स को इनसे बहुत ज़्यादा लाभ मिला होगा। और मैं पार्टिसिपेंट से अनुरोध करती हूँ, अगर उनको कोई प्रश्न है या उनके मन में कुछ शंकाएं हैं, अगर वो हमारे मुख्य वक्ता जी से पूछना चाहती हैं तो आप पूछ सकती हैं। अगर आप अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं अपने आप को, तो चैट बॉक्स में अपना प्रश्न जो है वो लिख सकते हैं। मैं आपके प्रश्न को यहाँ पर पढ़ दूंगी, जिससे कि आपको आपके प्रश्न के आंसर जो है हमारे मुख्य वक्ता जी से मिल जाएंगे। आई थिंक सबको बहुत अच्छे से समझ में आ गया है सर। आपने इतना अच्छा वक्तव्य यहाँ पे व्याख्यान दिया, जिसमें आपने हर एक एक्ट को बहुत अच्छे से समझाया। मुझे लगता है राखी धाकर जी आपसे कुछ पूछना चाहती है। राखी धाकर जी। यस मैम। हाँ, पूछिए, आप क्या पूछना चाहती हैं? मैम कुछ नहीं। ओके, आपका अनम्यूट हुआ था ना, तो हमें लगा कि आप कुछ पूछना चाहते हैं। तो इतना सारी जानकारी आपने सब हमें दी, और मुझे लगता है कि इतनी सब जानकारी होने के बाद सबको अपने अधिकारों के लिए पता चल गया होगा। और खासकर आईटी एक्ट, क्योंकि इस टाइम सब हम सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं कह सकते, और भी लोगों को ब्लैकमेलिंग के लिए भी इसका यूज किया जा रहा है। लोग टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं। तो आईटी एक्ट जो है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि हम सब लोगों को पता होना चाहिए कि हमें कहाँ पर जाकर रिपोर्ट करना है। तो जो आपने बताया कि साइबर पुलिस, तो वो हम सब लोग बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे कि साइबर पुलिस पर जाकर करना है। और आपके इस व्याख्यान के लिए बहुत बहुत साधुवाद। और अब मैं ज्यादा समय न लेते हुए मैं प्रोफेसर ब्रिजेश रावत जी से अनुरोध करती हूँ कि वो धन्यवाद ज्ञापन करें। प्रोफेसर ब्रिजेश रावत। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर मोनिका जी। जैसा कि आपने देखा, ये फेज 3 का जो कार्यक्रम का उद्घाटन सत्र है, हम आभारी हैं जिन्हें सोनी साहब के, जिन्होंने कि बहुत ही मतलब पॉइंट वाइज पॉइंट हर तरह के जो भी महिलाओं के लिए अलग से या जो अधिकार, एक्स्ट्रा अधिकार देने के लिए जो दिए गए हैं, उसको इतना डिटेल में आपने हमें बताया है। और निश्चित रूप से किसी लॉयर के पास कभी कोई जाएगा तो वो भी इतने आसानी से उसको नहीं बताता है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आपका सहयोग हमें यहाँ मिला, और आगे भी हम उम्मीद करते हैं कि आपका मार्गदर्शन जिस रूप में भी हम लोग चाहेंगे आप देते रहेंगे। आपको यह समय देने के लिए बहुत बहुत साधुवाद। प्रोफेसर अचला गक्खड़ जी के प्रति बहुत साधुवाद, जिन्होंने कि इस कार्यक्रम को बहुत ही कम समय में इतना अच्छा सा संयोजन करने का प्रयास किया है। और निश्चित रूप से ये जो 3-4 महीने का एक समय है जिसमें फेज 3 के सारे कार्यक्रम किए जाएंगे, आज उसका शुरुआत का दिन था। मैं उम्मीद करता हूं कि आगे भी इस तरह के कार्यक्रम हम लोग, जो कुलपति जी ने आज बताया था, उसी मार्गदर्शन में हम लोग आगे बढ़ेंगे। इस कार्यक्रम को अटेंड करने के लिए मुख्य रूप से प्रोफेसर विनीता जी, प्रोफेसर मीनाक्षी जी, जो कि अचला गक्खड़ जी के साथ साथ में हमारे विश्वविद्यालय का जो महिला ग्रीवेंस रिड्रेसल सेल बना हुआ है उसकी वो सदस्य हैं, वो जुड़े, डॉक्टर रामवीर सिंह चौहान, अन्य तमाम, डॉक्टर रजनी चंद्रमूर्ति जी, प्रोफेसर वी.के. सारस्वत जी, और जो भी तमाम शिक्षक, गृह विज्ञान संस्थान की सभी शिक्षिकाएं जुड़ी हुई थी, उन सबके प्रति हम बहुत आभार व्यक्त करते हैं। डॉक्टर मोनिका जी ने इतना सुंदर यहाँ पर संचालन किया है, हम उनके प्रति आभार व्यक्त करते हैं। कल आज सुबह ही मैडम से बात हो पाई थी, कल शायद कहीं बिजी थी तो मैडम से हम लोगों को समय नहीं मिल पाया था। उनका सहयोग हमें निरंतर मिलता रहता है और आगे भी मिलता रहेगा। इसके अतिरिक्त जितने भी छात्र छात्राएं इस कार्यक्रम से जुड़े हुए थे और जो कि इस कार्यक्रम में सोनी जी के ये ज्ञानपूर्ण उद्बोधन से उनको लाभान्वित हुई है, निश्चित रूप से अपने जीवन में उसको अपने जहन में रखेंगी। कभी ईश्वर न करे किसी को ऐसी आवश्यकता पड़े इस तरह के कानूनों की, पर कानूनों की जानकारी होना एक बहुत आवश्यक है। और उन्होंने जिस तरह सोनी साहब ने बताया है, हम सब लोग उसको, जो विशेष रूप से बच्चियां हैं
महिला शिक्षिकाएं हैं, जो भी हैं, वो उसको अपने पास नॉलेज के रूप में रखना चाहिए, जिससे कभी आवश्यकता पड़ने पर इन अधिकारों का उपयोग उस रूप में किया जाए। और माननीय कुलपति जी का हम आभार व्यक्त करते हैं, जिन्होंने कि अपनी मीटिंग को रीशेड्यूल किया हमारी वजह से, और उन्होंने जो बातें आज इस उद्घाटन सत्र में कही हैं, उसको पूरा करने के लिए हम लोगों की टीम प्रोफेसर शिला गत्खड़ जी के नेतृत्व में आगे काम करती रहेगी। इसी आशा के साथ आप सभी लोगों का आभार प्रकट करते हुए, और अंत में इंजीनियर नमन गर्ग, जो कि हमारे विश्वविद्यालय के सब एक ऐसे साथी हैं जिनके माध्यम से विश्वविद्यालय की किसी भी गतिविधि को हम किसी जूम प्लेटफॉर्म के द्वारा जोड़ने के लिए केवल 15 मिनट के नोटिस पे वो सारा सेटअप उनका उन्होंने बनाया है, और बहुत ही एक्टिव हमारे शिक्षक साथी हैं। उन्होंने आज हमें ये अवसर इस प्लेटफॉर्म को दिलवाया, प्रदान किया। हम उनके प्रति आभार व्यक्त करते हैं, और आगे भी उनसे अपेक्षा रखेंगे कि हमारी आवश्यकता के अनुरूप जब भी होगा वो हमें समय पर इस प्लेटफॉर्म को उपयोग करने की अनुमति देंगे और सुविधा प्रदान करेंगे। आप सभी लोगों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अंत में मैं कुछ पंक्ति कहना चाहूंगी। मैं अबला नादान नहीं हूँ, मैं अबला नादान नहीं हूँ, दबी हुई पहचान नहीं हूँ। मैं स्वाभिमान से जीती हूँ, रखती अंदर खुददारी हूँ। मैं आज की आधुनिक नारी हूँ। जिस युग में दोनों नर नारी कदम मिलाकर चलते होंगे, मैं उस भविष्य स्वर्णिम युग की एक आशा की चिंगारी हूँ। मैं आधुनिक नारी हूँ। धन्यवाद। थैंक यू ऑल ऑफ यू। नमन जी, मीटिंग क्लोज कर दीजिए। हाँ,
बताओ। हाँ क्या हुआ? बताओ।